आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन बड़ा विशेष टॉपिक है क्योंकि ये इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ दो जगह और काम आने वाला है। एक वर्ल्ड मैपिंग में, और दूसरा जब हम पर्यावरण करेंगे उस पर्यावरण के लिए। अब सबसे खास बात यह है कि ये छोटा सा टॉपिक होने के बावजूद अपने आप में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी किसी भी एग्जाम में ज़्यादा रखता है। क्यों? और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी यहाँ पर होंगे। जैसे सवाना घास के मैदान कहाँ पर हैं, यदि ये पूछ ले जाए तो आप लोग बोलेंगे कि अफ्रीका में है। अफ्रीका में है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सवाना, तो इसका मतलब क्या होता है? हम जब बोलते हैं दक्षिण अमेरिका के सवाना घास के मैदान, इसका मतलब क्या होता है? तो उस उन टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा। हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं सीधा टॉपिक चालू कर देता हूँ। इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने वर्गीकरण किया था मरुस्थलों का। मरुस्थलों के वर्गीकरण में हमने देखा कि किस तरह से उष्ण और शीतोष्ण दो प्रकार के मरुस्थल हुए। वैसे ही यहाँ पर भी दोनों ही चीजें हैं, और लगभग मरुस्थलीय क्षेत्रों से ही थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ के ये क्षेत्र आ जाते हैं, उन्हीं के बीच बीच में। तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक वर्गीकरण दिखा देता हूँ। ये टॉपिक है छोटा सा। अगर आपको केवल फैक्ट्स देखने हैं तो फैक्ट्स यही हैं, लेकिन यहाँ से अगर डायरेक्ट करेंगे आप तो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, पहले बता देता हूँ। तो इसलिए थोड़ा समझ के इस चीज को करें। देखो, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर हमने जब किया था मरुस्थलों का वर्गीकरण, तो हमने देखा कि ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री वाली लाइन है। हम करके थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं लगभग में इसे। ये 30 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है। ये हो जाता है। दूसरा, ये यहाँ पर 60 डिग्री वाली लाइन है। हल्का से इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसे समझना पड़ेगा, यदि आपने पहले से ही समझ रखा है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। कोई पहली बार देख रहा होगा तो उसको नहीं पता होगा। बाकी क्लासेस फिर से बता देता हूँ, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी क्लासेज मिलेंगी, क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके, कहाँ से, ब्रह्मांड से लेकर और अब तक की तो सब चीजें ये आ चुकी हैं। फिर भी एक संक्षेप में बता देता हूँ। इस वाले क्षेत्र में, ये 30 डिग्री से 30 डिग्री का आसपास वाला क्षेत्र, हम ऐसा मान लेते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के आसपास वाला क्षेत्र, ये गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? सूर्य की सीधी किरणें इस पर पड़ती हैं पूरी पृथ्वी पर, ठीक है। पृथ्वी गोल है वहां पर। अब ये गर्म होता है, और ये वाला क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र होता है, पोल्स होते हैं यहाँ पर। तो ये कैसा होता है? ठंडा क्षेत्र होता है बिल्कुल, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पर ना के बराबर पहुंचती हैं, ठीक। ये बीच वाला क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं हम उपोष्ण, यानी कि, या फिर इसके पास वाले को हम उपोष्ण बोलेंगे, और इसे बोलेंगे शीतोष्ण, ठीक। नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ये हुआ हमारा शीत क्षेत्र, दोनों तरफ ये भी शीत हुआ, ठीक है। यहाँ पर हुआ ये, दोनों को बोलेंगे हम उष्ण, यानी कि गर्म, उष्ण। और ये वाला क्षेत्र हुआ शीतोष्ण, शीत भी और उष्ण भी। ध्यान से समझिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को। ये हुआ शीतोष्ण, शीतोष्ण, ठीक है। अब देखो, होता क्या है, यहाँ पूरी पृथ्वी की ही यदि हम बात करें तो हम दो तरीके से गर्मी सर्दी को समझ सकते हैं। हालांकि पहले समझाया हुआ मैंने। टेम्परेचर पूरी पृथ्वी पर कम और ज्यादा का अंतर कहाँ से आता है? एक आता है, हम जब 0 डिग्री से और 90 डिग्री अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं, इन्हें बोलते हैं अक्षांश। ऐसी ये वाली गोल रेखा है, ठीक है, घूमते हुए वृत्त। तो ये अक्षांश हुए। लैटिट्यूड्स इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं। तो जब हम ऊपर लैटिट्यूड्स बढ़ते हैं, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ऊपर और नीचे दोनों साइड में, तो वहां पर सर्दी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंच पाती, ठीक है। अब ये गर्मी सर्दी कहाँ से आ गई? यहाँ पर घास के मैदानों में। तो बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। दूसरी चीज क्या है, अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों पर जाएंगे, पर्वतों पर जाएंगे, धरातल से, पृथ्वी की धरातल से ऊपर की तरफ आएंगे, तो वहां भी क्या होगी? ठंड बढ़ेगी, तापमान कम हो जाएगा। तो तापमान कम होगा और पर्वत, ठीक है। अब दूसरी चीज समझे आप, यहाँ पर ये चीज समझनी जरूरी है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है, या शुष्क घास का मैदान है, या शीत घास का मैदान है, गर्म उष्ण घास का मैदान है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो ये चीज तो वहां समझने के लिए जरूरी है। घास के मैदान बने ही क्यों, सबसे पहली चीज आती है ये। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जब हम उष्ण घास के मैदान देखेंगे तो इस वाले एरिया में देखेंगे, ठीक है। जब हम शीतोष्ण घास के मैदान देखेंगे तो यहाँ देखेंगे। और हम अलग से भी एक उच्च अक्षांशों वाले घास के मैदान देखेंगे तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं। यहाँ पर तो आर्कटिक अंटार्कटिका है।
अंटार्कटिका पर घास के मैदान नहीं है, ठीक है, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है पूरा का पूरा, तो वहां पर वनस्पति ही नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर वनस्पति नहीं है बिल्कुल भी, घास के मैदान। घास तो समझते होंगे, लेकिन ये वो वाली घास नहीं है जो हमारे यहाँ पर उग जाती है, दूब घास या ऐसी घास। यहाँ पर वनस्पति नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल ठंडी जगह है, बर्फ यहाँ पर भी होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी वनस्पति आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी घास के मैदान दिखेंगे, यहाँ भी घास के मैदान दिखेंगे, और यहाँ घास के मैदान दिखेंगे, ठीक। तो एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं कि किस तरह से। देखो, घास के मैदान है क्या, सबसे पहले वो समझो। वे क्षेत्र जहां वर्षा की मात्रा कम होती है, कम का मतलब कितना है, 25% से थोड़ी सी, 25 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा, और लगभग 100 तक भी चली जाती है, ठीक। लेकिन रेगिस्तान से अधिक यहाँ पर बारिश होगी। वैसे बारिश की मात्रा कम, देखो पहले मैं समझा देता हूँ। हम रेगिस्तान कैसे बोल रहे हैं, रेगिस्तान का मतलब मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर मरुस्थल भी लिख देता हूँ मैं साथ में, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रेगिस्तान का मतलब रेत ही नहीं, मरुस्थल भी होता है, मरुस्थल। तो मरुस्थल का अर्थ क्या होता है, मरुस्थल का अर्थ होता है जहां पर जो औसतन वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम रह जाए, 25 सेंटीमीटर से भी इनफैक्ट कम ही रह जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि बारिश नहीं हुई है। अब बारिश ना होने का असर क्या होगा, जब बारिश नहीं होगी तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं, आप देखते होगे कि जब सूखा पड़ता है तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, है ना, यही होता है। हमने पौधे घर पर लगाए हुए हैं और उसको पानी ना दें, तो पानी नहीं देंगे तो क्या होंगे, वो सूख जाएंगे। तो इसलिए जीवन किससे है, जल से है। पेड़ पौधे किससे हैं, उनमें हरियाली किससे हो, उनमें पनपेंगे किससे, वो जल से। अब जितना उनको जल ज्यादा मिलेगा वो उतने ज्यादा विकसित हो चले जाएंगे, जितना जल कम मिलता चला जाएगा उतने ही वो क्या होंगे, अविकसित रह जाएंगे, ठीक है। जब जल ना के बराबर मिलेगा, पानी ना के बराबर मिले पेड़ पौधों को, जमीन को पानी ना मिले, तो वो क्या हो जाएगी, सूखी जमीन हो जाएगी। तो जब बारिश ही नहीं पड़ेगी और वहां पर जल नहीं आएगा जमीन पर, तो वहां क्या होगा, पेड़ पौधे ना के बराबर रह जाएंगे, बिल्कुल कम रह जाएंगे। ऐसे स्थान को हम बोलते हैं क्या, रेगिस्तान या मरुस्थल, ठीक है, डेजर्ट। तो ये मरुस्थल का मतलब क्या है, वार्षिक वर्षा, औसतन वर्षा लगभग 50 या 25 सेंटीमीटर से भी कम रह जाए, ठीक, उसको हम रेगिस्तान बोलेंगे, मरुस्थल बोलेंगे। इस क्लास को मैंने ऑलरेडी डिटेल में समझा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वही ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब आते हैं कि घास के मैदान क्या है। तो देखो, अगर बहुत ज्यादा पानी है, जो बीच वाला क्षेत्र बताया था उष्ण क्षेत्र, वहां पर क्या होता है, वहां पर गर्मी रहती है, भाप वाष्प उड़ती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, ठीक है। वो प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे वहां क्या होगी, वनस्पति ज्यादा होगी, डेवलप होगी, बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे, ठीक है। जैसे हम अपने भारत की बात करें तो राजस्थान, वहां पर क्या है, रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है। क्यों है, क्योंकि अरावली की श्रेणी आती है और एक तरफ बारिश नहीं हो पाती उनकी वजह से, तो उधर क्या है, सूखा क्षेत्र है। अब जब सूखा क्षेत्र है, बारिश नहीं होगी, तो वहां पर पेड़ पौधे भी नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जहां बारिश ज्यादा होगी, जैसे कि दक्षिण भारत में, ठीक है, बारिश ज्यादा हो रही है, गर्मी ज्यादा है, तो वहां पर क्या है, वनस्पति बहुत ज्यादा हरियाली है। और कहाँ पर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जो हमारे 7 7 सिस्टर्स हैं उधर वाले क्षेत्र में, मतलब जैसे असम और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या है, वर्षा खूब होती है। अपने उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, इस जगह पर ठीक ठाक वर्षा होती है। तो जहां जितनी बारिश उतने पेड़, जहां जितनी कम बारिश उतनी वनस्पति कम हो जाएगी, इतना समझ गए। घास के मैदान का क्या मतलब है, अब देखो, बारिश नहीं हो रही थी तो वनस्पति गायब, बारिश ज्यादा हो रही है तो वनस्पति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन वार्षिक वर्षा तो हो रही है ना, रेगिस्तान से थोड़ी सी ज्यादा वर्षा हो रही है, तो वार्षिक वर्षा हमारी 100 सेंटीमीटर तक चली जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की दर, वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ। वाष्पीकरण क्या होता है, भाप बन के पानी का ऊपर उड़ जाना, ठीक है। तो बारिश तो हो रही है, पानी तो जमीन पर गिर रहा है, लेकिन क्या है, गर्मी की वजह से वो भाप बन के ऊपर जल्दी चला जाता है, तो जमीन में पानी बचा कितना, कम बचा ना। मान लिया आप एक तवा जला के रखा हुआ है आपने गैस पर, और उस पर पानी डाला तो वो एक साथ उड़ जाएगा, ऊपर उड़ेगा। पानी की बूंद डाली, गायब हो जाएगी। तो बिल्कुल वैसी ही चीज, यानी कि बारिश तो हो रही है, जमीन पर नमी तो आई, लेकिन वो जल्दी चली गई। तो वनस्पति जितनी पनपनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए, उतनी विकसित नहीं हो पाई। और क्योंकि बारिश पड़ी है,
तो क्या, बारिश के पड़ने से वनस्पति भी जरूर हो गई। तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या, ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं घास के मैदान। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम ये बरसात वाली घास देखते हैं वो वाली घास हो जाए। पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, लेकिन वो डेवलप्ड नहीं होती, अविकसित वनस्पति होती है। ठीक। तो यहाँ पर क्या है, वे क्षेत्र जहां वर्षा की मात्रा कम हो लेकिन मरुस्थल से ज्यादा हो, और वाष्पोत्सर्जन की दर, वाष्पीकरण की दर क्या हो, उच्च हो। इसके कारण क्या होता है, वनों के विकास और वृद्धि में अवरोध पड़ जाता है। तो जो वन होते हैं वो डेवलप नहीं कर पाते। तो जो पेड़ पौधे हैं वो डेवलप ना कर पाए, छोटे छोटे रह जाए, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, घास के मैदान बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। जो घास के मैदान है, लगभग 20% के आसपास हमारी पृथ्वी पर घास के मैदानों ने घेरा हुआ है। लेकिन क्योंकि हम लोगों की पैदावार इतनी है, जनसंख्या वृद्धि इतनी है, तो हम लोगों ने क्या किया है, धीरे 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 जमीन को खोद खोद कर उसमें उसको फर्टिलाइज कर करके उसको इतना उपजाऊ बना लिया है कि वहां पर छोटी मोटी खेती हो सके। तो बहुत सारे घास के मैदान वाले क्षेत्रों में अभी खेती का चलन हो चुका है। ठीक है। साथ के साथ अभी खेती का चलन हो चुका है, लेकिन वहां का मुख्य व्यवसाय क्या है ये पूछने लग जाए, तो वहां का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन, चारवाहा। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए जानवर को 100 100 200 जानवर ले जा रहे हैं, उनको पशुपालन कर रहे हैं, और उनको एक जगह से दूसरी जगह चराते हुए ले जा रहे हैं। ये उनका अभी भी मुख्य व्यवसाय है। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। तो क्या है, खेती लगभग की जा रही है बहुत सारी जगह पर घास के मैदानों में, उसको फर्टिलाइज करके जमीन को, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या है, अभी भी पशुपालन है। तो विशेष जानवर यहाँ पर उपलब्ध होते हैं इस घास के मैदानों में, और सबकी अपनी खासियत होती है। जैसे जिराफ होगा, कहीं पर जिराफ मिलेगा, कहीं पर आपको जेब्रा मिलेगा, जानते होगे जेब्रा जिराफ, हाँ यही है। चिकारा मिलेगा। ठीक है। कहीं पर गजेल मिलेगा, गजेल एक प्रकार का हिरण होता है, वो मिलेगा। कहीं पर आपको अलग टाइप का गधा मिलेगा। ठीक है। एक जंगली घोड़ा मिलेगा, तो गैंडा मिलेगा। तो ऐसे ऐसे जानवर, हाथी मिलेगा। तो ये सब जानवरों की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि जानवरों को क्या चाहिए, घास चाहिए। घास का मतलब पेड़ पौधे चाहिए, वनस्पति चाहिए। तो जितनी ज्यादा वनस्पति जहां मिल जाएगी उनको, और आसानी से पेड़ ऊंचे ऊंचे ना हो जिससे जानवर उसको खा सके, तो उनको क्या चाहिए, छोटे पेड़ चाहिए जानवरों को। तो वो छोटे पेड़ उसको आराम से खाते हुए चल सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। तो यहाँ पर अधिकांशतः जानवरों की उपलब्धता रहती है और पशुपालन का, इसलिए यहाँ के लोग अगर यहाँ पर रहते हैं तो उनका व्यवसाय बन जाता है। अंटार्कटिका, ये मैंने ऑलरेडी दिखा दिया मैप पर आपको, अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक भी घास का मैदान नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मुख्य घास के मैदानों पर। मेन अब आता है ये। तो देखो कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ होगी कि ये कौन सा घास का मैदान किस प्रकार का है। दूसरी चीज क्या, सवाना, एक बड़ा नाम मैं फिर से बता रहा हूँ। जब हम बात करते हैं सवाना की, तो इसको ध्यान रखना है, कई जगह आपको सवाना लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसे एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आप थोड़ा सा समझ पाओगे उससे। जैसे हम बोल देते हैं गांव में, अभी भी बोल देते हैं जो बड़े बूढ़े हैं, मारुति, भाई उसकी मारुति कहाँ है, उसने मारुति ली है। मारुति नहीं है, गाड़ी कोई सी भी लेके आए, लेकिन उनकी नजर में जो पहली गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी थी, वो मारुति चलती थी, तो मारुति बोल देते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। जैसे कि सुबह उठ के कोलगेट करते हो ना, तो है क्या, कोलगेट सारे पेस्ट कोलगेट नहीं होते। सेंसोडाइन होता है, पेप्सोडेंट होता है, क्लोजअप होता है, बहुत सारे तरह के पेस्ट होते हैं। लेकिन नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं, उसको कोलगेट बोल देते हैं। कोलगेट किया सुबह, है ना, ऐसे करके। तो क्योंकि जो कोलगेट है वो पुराना और सबसे ज्यादा वाला, तो हम उसी को बाकी पेस्ट में भी उसी का नाम ले लेते हैं सामान्य रूप से। तो बिल्कुल वैसा ही है, सवाना को आपको ध्यान रखना है। सवाना एक खास घास के मैदान है जो अफ्रीका में मिलते हैं, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी उत्तर अफ्रीका की तरफ, अभी मैप पर दिखाऊंगा मैं, तो वहां मिलेंगे। अब देखो यहाँ से मैपिंग भी आपको करनी है। जब हम मैप करेंगे तो एक एक कॉन्टिनेंट को करेंगे, एक एक महाद्वीप को करेंगे, तो उसमें यहाँ से पूरी पूरी हेल्प मिलेगी आपको, तो मैप को जरूर करना है लास्ट तक। तो यहाँ पर अफ्रीका में ये घास के मैदान पाए जाते हैं, सवाना। और इसकी खास बात क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। विश्व का जो सबसे ज्यादा एरिया घेरा हुआ है घास के मैदान ने, वो किसने, सवाना घास के मैदान ने। मतलब हम सामान्य तौर पर जब सवाना बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ खासियत होगी। ठीक है। दूसरी चीज, एक सहारा मरुस्थल था, वो भी यहीं पर है, तो सहारा के नीचे ही सवाना है। ठीक है, लगभग लगभग में। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, इसके जहां की जिस भी जगह की जलवायु, जिस भी घास के मैदान की जलवायु या क्षेत्र इस सवाना जैसा होगा, या उस लेटिट्यूड पर या उस अक्षांश पर आएगा, ध्यान रखना है, हम उसको सामान्य रूप से सवाना ही बोल देते हैं।
तो इसको हम गलत नहीं करेंगे किसी भी एग्जाम में या किसी भी तरीके से। हम फिर से बोल रहा हूं मैं, उसको हम सामान्य रूप से सवाना ही बोल देते हैं। जैसे मैं बात करूं कि श्रीलंका में भी एक घास के मैदान है, तो उस घास के मैदान का नाम है पटाना, तो हम उसको क्या बोल देंगे, श्रीलंका का सवाना। ठीक, यहाँ पर पटाना लिया नहीं है मैंने, फिलहाल समझाने के लिए बता दिया है। जैसे यहाँ पर इसको बोल दिया हमने सेलवास, कंपोस्ट, ये अलग अलग नाम है, तो सभी जगह के नाम। तो जो प्रमुख घास के मैदान है हमने उसे दो तरीके से कैटेगराइज किया। फिर से बता रहा हूँ, दो तरीके कौन से, उष्ण कटिबंध या ये शुष्क प्रकार के, तो शुष्क मतलब सूखे घास के मैदान। दूसरे कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक, घास के मैदान। तो उष्ण कटिबंध को भी आप समझ गए, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का दोनों तरफ का एरिया, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के बीच वाला एरिया, उसमें गर्मी वाले घास के मैदान। और ये थोड़ा सा गर्मी से हल्की सी सर्दी की तरफ घास के मैदान, ठीक है, शीतोष्ण वाला, 30 डिग्री से लगभग 60 डिग्री तक का एरिया, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों तरफ। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखना है, एग्जैक्टली डिग्री नहीं लिखी है मैंने यहाँ पर, केवल इसको समझ लेना, उष्ण और शीतोष्ण, ठीक, इन्हीं को शुष्क बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 घास के मैदानों को तो आपको ध्यान रखना है, मैप पर लोकेट करना है, साथ के साथ अभी करेंगे, ठीक। पहला कौन सा है, सवाना, बता ही दिया, अफ्रीका में है, जिसका ये हो गया सबसे बड़ा। दूसरा कौन सा है, लानोस, वेनेजुएला, कहाँ पर है ये, दक्षिण अमेरिका। जो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वही क्या है, वेनेजुएला देश है, उस सबसे ऊपर उत्तरी में, और वहीं पर है लानोस। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं दक्षिण अमेरिका में, देखो तीनों दक्षिण अमेरिका में, ध्यान रखना, और चौथा भी दक्षिण अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका पंपास। लेकिन ये क्या है, ये शीतोष्ण है, और ये क्या है, ये उष्ण है। अंतर याद रखना है, इनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लानोस, सेल्वास, कंपास और पंपास, चारों नाम एक से हैं, चारों दक्षिण अमेरिका में है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, क्रम व्यवस्थित भी पता होना चाहिए हमें, ये भी पता होना चाहिए किस प्रकार का है। तो दक्षिण अमेरिका के तीन हो गए, एक वेनेजुएला में है लानोस, दूसरा अमेजन बेसिन में है सेल्वास, और तीसरा है ब्राजील में कंपोस्ट, ठीक है। तीनों देश कहाँ पर है ये, मतलब तीनों जगह कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। चौथा, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे में पड़ता है कौन सा, पंपास। तो पहले इन पांचों को हम यहां तक लोकेट कर देते हैं जिससे कि अंतर पता चल जाए, ठीक। तो मैं एक बार मैप ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो देखो ये मैंने बताया, ये उष्ण क्षेत्र है, ये शीतोष्ण क्षेत्र है। तो उष्ण घास के मैदान कहाँ तक होंगे, इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में। तो कौन कौन से हमने बात की, सवाना घास के मैदानों की बात की। तो सवाना घास के मैदान कहाँ पर है, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में पड़ते हैं सवाना। और इस तरीके से यहाँ इस वाले क्षेत्र में, यहाँ कौन सा था, यहाँ सहारा मरुस्थल था, यहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला थी, एटलस पर्वत श्रृंखला थी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा था, यहाँ कालाहारी जंगल था, ठीक, वो सब हमने कर लिया है। यहाँ कौन क्या था, और उसके अलावा नामीबिया का मरुस्थल, ठीक है, किया होगा लास्ट क्लास में। तो फिलहाल यहाँ सवाना। हमने दूसरा किया कौन सा, एक वेनेजुएला, यहाँ पर दिखा देता हूं मैं, ये वाला देश है वेनेजुएला, ये है दक्षिण अमेरिका, पता ही होगा, ये उत्तरी अमेरिका है, और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये वाला देश है। तो इस दक्षिण अमेरिका के ये ऊपर वाले इस वाले देश में कौन से घास के मैदान आए, याद करो, लानोस थे, कंपोस्ट थे, पंपास थे, या सेल्वास थे, ध्यान करो। तो कौन से थे यहाँ पर, लानोस, इस जगह पर लानोस, ठीक है, लानोस, थोड़ा सा दिख तो रहा होगा, सही है, ठीक। उसके नीचे आते हैं, तो मैंने दूसरा बताया अमेजन बेसिन, क्रम व्यवस्थित करके ही लगवा रहा हूँ। अमेजन बेसिन का मतलब है यहाँ पर अमेजन नदी बहती है इस वाले एरिया में, और पूरे विश्व का सबसे बड़े नदी तंत्रों में आता है अमेजन नदी तंत्र। बेसिन का मतलब क्या होता है, बहुत सारी नदियों का जाल। तो वो अमेजन है जो यहाँ पर बहती है इस जगह पर। तो वहां पर कौन सा घास का मैदान बताया, सेलवास, ठीक है। तो यहाँ पर पड़ता है, ये देश है पेरू, ये भी बता देता हूँ, ये कोलंबिया है, ये ब्राजील है, ये बोलीविया है, तो इस वाली जगह पर पड़ता है सेलवास, सेलवास, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, मैपिंग को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ हो गया लानोस, सेलवास, और तीसरा बताया कंपोस, तो ये पड़ता है कंपोस, या कैंपोस, या कैंपास, ठीक है, इसको बोल देते हैं। ये कहां पर हो गया, ब्राजील, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ये वाला, ब्राजील, दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट ज्यादा हो रही है तो इसको ध्यान रखना है, ये वाला, ये बाउंड्री है इसकी, ये ऐसे। तो ये है ब्राजील, ब्राजील में पड़ता है कंपोस्ट, तो लानोस, सेल्वास, कंपोस्ट। और एक आया था, तो कैसे हो गए ये तीनों,
ये हो गए उष्ण गर्मी वाले क्षेत्र में, देख लो ये कैसा हो गया, उष्ण। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है दक्षिण में, ये अर्जेंटीना देश है, यहाँ से दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये अर्जेंटीना देश है, ये वाला एक बार दिखा देता हूं मैं, ये अर्जेंटीना है। ठीक है, और यहीं पर यहाँ है चिली, ये लंबा लंबा ऐसे चिली, मिर्च की तरह, चिली की तरह। ये है उरुग्वे इस जगह पर, ये है पराग्वे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अभी इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर कौन सा बताया था, पंपास या पेम्पॉस, कुछ भी बोल देते हैं इसको, तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर पंपास, ये है पंपास, तो ध्यान रखना है। लानोस वेनेजुएला, यहाँ पर सेल्वास, ठीक है, पेरू और यहाँ बेसिन में, अमेजन बेसिन में, कैंपोस ब्राजील में, और तीसरा पंपास अर्जेंटीना। ठीक है, ये हो जाता है, सवाना हो गए हैं। तो ये हमने कर लिए चारों, हाँ, यहाँ पर थे, तो ये हो गए, ध्यान रखने नाम, ये इसको पै को ध्यान रख लो, बाकी तो तीनों वहां पे है ही, अर्जेंटीना और उरुग्वे में ये पड़ रहा है। अब आते हैं जो इसके अलावा मुख्य मुख्य हैं, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है, नाम देखो फिर से वही कहूंगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। हाँ लास्ट क्लास में कुछ नाम आए थे मरुस्थल के भी, हमने शायद झील भी कर ली है, उसमें भी कुछ नाम आए थे, तो मैंने वहां पे यही कहा था कि आप जब इसको याद करेंगे तो कई चीजें भूलेंगे बीच में, मतलब नाम अटपटे से हैं, तो उसके लिए आप ये पीडीएफ जो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, क्लास के साथ में वहां भी डलती है क्लास, तो उसको पीडीएफ को 2-3 बार देख लेना आप, तो आपको ध्यान आ जाएगा, हाँ रिवाइज करेंगे जब तो दिमाग में आ जाएगा। तो एक है प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, स्टेपी, या कहीं कहीं पर नाम मिलेगा आपको देखने में स्टेपीस। ठीक है, पीस का मतलब बहुत सारी जगह, एस लगा देंगे तो मतलब प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, जैसे वेल्ड है, वेल्ड्स बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही बात है, ये स्टेपी या वेल्ड लिखा हुआ है या डाउन लिखा हुआ है, तो कहीं पर डाउन मिल जाएगा, कहीं पर डाउन्स मिल जाएगा, बात एक ही है, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको बहुवचन बनाने के लिए होता है वो, क्योंकि ये पूरी एक श्रृंखला होती है, जैसे पर्वत श्रृंखला होती है, हिमालयाज, हिमालय के पहाड़ है तो उसको इंग्लिश में क्या बोले, हिमालयाज, एस लगा दिया, तो वैसे ही। तो ये स्टेप ही है कहाँ पर, यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब क्या है, यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया। ठीक है, वेल्स हो गए दक्षिण अफ्रीका, मैप पर लोकेट करेंगे बस, एक बार आप देख लो, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में हो गए, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, पुस्टाज हंगरी यूरोप में। ठीक, एक बार नाम देख लेना बार बार, प्रेयरी, स्टेपीज यूरेशिया, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स मतलब नीचे की तरफ, ऑस्ट्रेलिया, कैंटबरी न्यूजीलैंड, पुस्टाज हंगरी। ठीक है, मैप पर इन्हें लोकेट करते हैं। हमने एक किया कौन सा, प्रेयरी, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पर है, तो हमने किया था, सही है, यहाँ पर, ये यूएस से है, यहाँ पर पढ़ते हैं प्रेयरी, प्रेयरी घास के मैदान, यूएसए अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के अमेरिका देश में। ठीक है, प्रेयरी। एक हमने किए थे वेल्स, तो वेल्स कहाँ पर पड़ते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पर पड़ते हैं वेल्ड्स या वेल्ड घास के मैदान। ठीक है, वेल्ड हो जाते हैं। एक हमने किया था यूरेशिया में स्टेपी, तो इस वाले क्षेत्र में, यूरोप और एशिया वाले क्षेत्र में यहाँ पर पड़ते हैं स्टेपी, स्टेपी। ठीक है, उसके बाद आए थे हम, थोड़ा सा यहाँ तक फैला हुआ है इधर, उसके बाद आते हैं यहाँ पर पड़ते हैं डाउन्स, डाउन या डाउन्स। ठीक है, ये हो जाते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये न्यूजीलैंड है, यहाँ पर कौन सा था, कैंटबरी, कैंटबरी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो ये हो जाते हैं, स्टेपी हो गया, वेल्ड हो गया, पंपास पहली हो गया था, प्रेयरी हो जाता है, डाउन हो जाता है, डाउन ऑस्ट्रेलिया में, कैंटबरी न्यूजीलैंड में, ये हो जाते हैं। पटाना आपको छोड़ सकते हैं, एक चलो पेंडंग आता है, वो भी छोड़ सकते हैं, और कौन सा है, हाँ पुष्टाज रह गए हैं, पुष्टाज बताना है, तो पुष्टाज को भी कर लेना है, क्योंकि ये भी कुछ खास है। यहाँ पर देश पर देखो, ये है यूरोप पूरा का पूरा, हालांकि यहाँ तक यूरोप है, यहाँ पर पड़ता है हंगरी, उस हंगरी में ही आते हैं पुस्टाज, मतलब या पुष्टा। ठीक है, उसको, हंगरी छोटा सा देश है लेकिन उतनी जगह नहीं होगी लिखने के लिए, तो मैंने पूरा ही लिख दिया है, तो इस जगह पर आप मान के चलें हंगरी में, पूरे में नहीं है, केवल हंगरी वाली जगह पर। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। तो ये घास के मैदान हमने देख लिए, एक बार देख लो आप। इसके अलावा
अभी घास के मैदान और भी रह गए हैं, छोड़ना मत क्लास को। सवाना, लानो, सेल्वास, कंपोस्ट, ये चार मेन हो गए हमारे उत्तर सॉरी उष्णकटिबंधीय बेल्ट्स। दक्षिण अफ्रीका में कैसे हो जाते हैं ये? शीतोष्ण, शीतोष्ण वाले क्षेत्र में पंपास। दक्षिण अमेरिका में डाउन शीतोष्ण कैंटरबरी, कुस्टाज और स्टेपीज। यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों में। ठीक है, अब इसके अलावा आते हैं हम कहाँ, यहाँ। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे, कोई छुटा नहीं है। प्रेयरी अमेरिका में, बाकी हो गए। अब देखो, हम मुख्य रूप से तो घास के मैदानों को यही वर्गीकरण है, लेकिन इसके अलावा भी हमें दो तरह के बायोम क्षेत्र मिलते हैं। अब बायोम क्षेत्र क्या है उसको समझाना पड़ेगा। ये वाला पार्ट आता है, इसमें से कुछ पार्ट आता है हमारा किसमें, पर्यावरण में, ईवीएस में। तो लेकिन क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी टर्म्स में भी पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान रखना है। बायोम क्या है? बायोम एक ऐसा, क्योंकि पर्यावरण क्या है, ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो बायोम क्या है? बायोम उस क्षेत्र को बोलते हैं, बायोम या जीवोम, जहां किसी एक खास प्रकार का कोई तंत्र हो, जीव तंत्र हो। ठीक है, जैसे कोई तालाब है, अपने आप में वो बायोम है। ठीक है, कोई पर्वत है, वो अपने आप में है। कोई मरुस्थल है, अपने आप में है। तो वैसे ही हमारा एक स्पेशल क्षेत्र होता है, जिसको हम वनस्पतीय क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा? एक टैगा और एक टुंड्रा। तो इसको ध्यान रखेंगे, मतलब मुख्य रूप से वही वर्गीकरण है, लेकिन इनसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए। उच्च अक्षांश घास के मैदान। तो उच्च अक्षांशों पर, उच्च अक्षांश का मतलब ध्रुवों की तरफ, 90 डिग्री की तरफ। उच्च क्यों बोलते हैं इन अक्षांशों को? क्योंकि जीरो बीच में आता है, फिर धीरे धीरे करके 20, 25, 30, है ना, ऐसे करके 60, 70, ऊपर 90 तक। तो ऊंचे अक्षांश, है ना, बड़े अक्षांशों की तरफ ये घास के मैदान मिलते हैं। एक मिलता है टैगा और एक मिलता है टुंड्रा। टैगा कहाँ मिलता है? लगभग 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश, लेटीट्यूड्स के बीच में, उत्तरी अक्षांश पर। दक्षिण में तो कुछ है ही नहीं, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री में मिलता है टैगा। रूस, कनाडा, जो उस वाली पट्टी पर जितने भी देश होंगे, वहां पर जो घास के मैदान होंगे उनको हम टैगा बोलेंगे। ठीक है, मतलब दोबारा सुनो, किसी खास जगह का नाम हम टैगा नहीं बोल रहे। ठीक, उस वाले पैटर्न को, उस जगह वाले घास के मैदान को हम टैगा बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला ये घास का मैदान पर्टिकुलर नहीं, एक बायोम टाइप है, एक मतलब स्पेशल कैटेगरी है। वैसे ही बिल्कुल टुंड्रा, टुंड्रा कहाँ पर होता है? आर्कटिक वृत्त में। आर्कटिक मतलब ऊपर वाला जो अ, गोला है, वहां पर दिखाऊंगा अभी, 60 डिग्री के ऊपर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो एक बार दिखा देता हूं मैं टुंड्रा और टैगा क्या है। तो देखो, यहाँ पर ये 60 डिग्री से ऊपर वाला क्षेत्र है। ठीक, तो इस जगह जो आपको मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे आपको टैगा। टैगा, अब टैगा यहाँ पर जो घास के मैदान अगर यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो गए, फिनलैंड में हो गए, स्वीडन में हो गए, नॉर्वे में हो गए। ठीक है, इन सब में क्या होंगे? टैगा। हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कनाडा में क्या होंगे? टैगा। ठीक, तो दो जगह तो विशेषता मैंने लिख दिया है, बाकी जगह भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ इस लाइन में जो भी आएगा, इस 50 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री के आसपास जो भी आएगा, वो क्या होगा? टैगा वनस्पति। टैगा घास के मैदान, घास के मैदान मतलब मैं कह रहा हूँ, वैसे टैगा वनस्पति आप माने। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो इसके साथ में जोड़ के समझना जरूरी है। हम उसके ऊपर चलेंगे तो वो क्या होगा? टुंड्रा क्षेत्र हमारा। जैसे कि यहाँ वाला क्षेत्र, ये टुंड्रा का क्षेत्र होगा। टुंड्रा मतलब सबसे ऊपर। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर कुछ कुछ वनस्पति होगी, यहाँ पर बिल्कुल ही छोटी छोटी वनस्पति होगी, घास मतलब बर्फ होगी। जितना हम ऊपर जाएंगे ठंड जमेगी, मतलब ठंड रहेगी, तो बर्फ जमेगी वहां पर, तो वनस्पति डेवलप नहीं हो पाएगी, पेड़ पौधे डेवलप नहीं हो पाएंगे, छोटे छोटे रह जाएंगे बहुत। तो उनको भी क्या बोलते हैं हम? घास के मैदान। तो ऊपर, बिल्कुल ऊपर चलेंगे तो वहां पर टुंड्रा। ध्यान रखना है पैटर्न को, सबसे ऊपर ध्रुव की तरफ, ये इसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल। 66, 66.5 डिग्री से ऊपर वाले को आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, तो ये आर्कटिक क्षेत्र में ऊपर जो हमें वनस्पति मिलेगी वो टुंड्रा मिलेगी, चाहे वो कनाडा, ये कनाडा देश है, कनाडा में मिले, ग्रीनलैंड में मिले टुंड्रा, अगर होगी तो। ठीक है, यहाँ पर होगी तो टुंड्रा। उससे नीचे आएंगे तो टैगा होगी, और उससे नीचे अलग अलग जगह घास के मैदान है ही। ठीक है, तो दो वनस्पति भी मैंने यहाँ पर साथ में कैटेगराइज कर दी है, जिससे कि आगे जब करेंगे करेंगे, लेकिन फिलहाल वैसे ध्यान रहे आपको कहाँ क्या है। तो ये सभी घास के मैदान आप लोग एक बार ध्यान से देख लें, और उसके बाद आप, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करके आगे बढ़ा दीजिएगा। अभी तक सारथी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे ही लॉजिकल मैं समझा रहा हूँ। और बाकी लोगों को भी जोड़िए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की गैदरिंग होगी, सारथी परिवार आगे बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा अच्छी क्लास आपको मिलेंगी।
चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।